हाय नर्सेस, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड और आप अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी बड़े ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। लेकिन इसके साथ साथ आप जो हैं कुछ ऐसा रिसोर्स भी ढूंढ रहे हैं जिस चैनल पे आपको क्लियर कट वीडियोस मिल जाएं, पूरी पैथोफिजियोलॉजी क्लियर हो जाए और ये भी पता चल जाए कि वेरियस डिसीजेस की नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होती है। तो ऐसा चैनल सिर्फ एक ही है, दैट इज़ नवकिरण नर्सिंग क्लासेस। बहुत साल से हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं और बहुत सारा प्यार भी आप लोगों से मिलता है। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग में टॉप करना चाहते हैं या आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में टॉपर बनना चाहते हैं, सो दिस इज़ अ डेस्टिनेशन फॉर यू। तो चलिए आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे एंड दैट इज़ ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्यों पढ़ना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज़, ऑस्टियोपोरोसिस एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत सारी महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है आफ्टर मेनोपॉज। इसके साथ साथ ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी डिसीज़ है जिसकी वजह से डिसेबिलिटी हो सकती है, क्योंकि पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स बहुत होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के बाद। और क्योंकि ये एक कॉमन कंसर्न है, तो जब आप अपने क्लिनिकल्स में काम करेंगे तो बहुत बारी आपको ये वाले पेशेंट्स का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस पढ़ना ज़रूरी है। और एग्ज़ाम में क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसकी मैनेजमेंट पे भी आते हैं और इसके साइन एंड सिम्टम्स, और सबसे इंपॉर्टेंट इसके रिस्क फैक्टर्स पे आते हैं। तो आज मैं बड़े सारे मिथ आपके बस्ट करने वाली हूँ रिलेटेड टू ऑस्टियोपोरोसिस। जैसे कि आप सब लोगों को ये लगता होगा ना कि सबसे बड़ा जो रिस्क फैक्टर है ऑस्टियोपोरोसिस का वो मेनोपॉज है। यू आर रॉन्ग। तो अगर आपको ये लगता था कि सिर्फ मेनोपॉज से ऑस्टियोपोरोसिस होता है और आज आपको हैरानी हो रही है कि ऐसा नहीं है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं एवरीथिंग अबाउट ऑस्टियोपोरोसिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ऑस्टियोपोरोसिस है, ये एक ऐसी डिसीज़ है जो कि बोन्स में होती है। ऑस्टियो का मतलब बोन्स और पोरोसिस का मतलब पोरस, स्पॉन्ज के जैसा जिसमें होल्स होते हैं। अब ऑस्टियोपोरोसिस नाम तो हमें पता चल गया, डिसीज़ भी पता चल गई, लेकिन ये हो क्यों रही है? एक्चुअली ये बोन डीमिनरलाइजेशन से होती है। डीमिनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? हमारी बोन कैल्शियम और फ्लोरीन से बनी हुई होती है, और जब यही कैल्शियम और फ्लोरीन जो है वो हमारी बोन से निकल के ब्लड में आना शुरू हो जाए। और ये ब्लड में क्यों आना शुरू हो गया? क्योंकि हम एप्रोप्रिएटली ये मिनरल अपनी डाइट में नहीं ले रहे हैं। तो उस केस में जो होता है उसी चीज़ को हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस बोलेंगे। तो बेसिकली कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन, इन मिनरल्स की डेफिशिएंसी जो है वो हो जाती है। अब जो बोन रिजॉर्प्शन है वो जल्दी होने लगता है, जबकि बोन फॉर्मेशन जो है वो स्लो होने लगता है, तो इंसान ऑस्टियोपोरोसिस में जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस सबसे पहले वेट बेयरिंग जॉइंट्स में स्टार्ट होता है, जैसे कि हमारे पास हिप हो गया, वर्टिब्रल कॉलम हो गया, रिस्ट हो गए। तो इन बोन्स में सबसे पहले ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट होगा। और ये बहुत ज़्यादा पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन में होता है, क्योंकि पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन में बहुत सारे हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है जो कि हमारी बॉडी में कैल्शियम का लेवल मेंटेन करने में हेल्पफुल होते हैं। अब ऑस्टियोपोरोसिस एक स्लो प्रोग्रेसिव डिसीज़ है। किसी को भी एक दिन में ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होता है, बहुत साल लगते हैं कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस होगा। तो ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है ये इनिशियली एसिम्प्टोमेटिक रहेगा। इनिशियली काफ़ी साल तक आपको पता भी नहीं चलेगा दैट योर बोन्स आर लूजिंग मिनरल्स, और फिर एक दिन क्या होगा, इतनी वीक हो जाएगी बोन कि आपको फ्रैक्चर हो जाएगा। लेकिन इससे भी पहले आपको जोड़ों में, हड्डियों में थोड़ा थोड़ा दर्द जो है वो होना शुरू हो जाएगा। तो ऑस्टियोपोरोसिस दो तरह का होता है, वन इज प्राइमरी, सेकेंड वन इज सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस। तो प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस वो होता है जो कि हमारी एजिंग और मेनोपॉज की वजह से हो रहा है। अब प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस क्योंकि नेचुरल कॉजेज की वजह से हो रहा है, तो इसको हम लोग जो है कंट्रोल कर भी सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? अगर हम अपना कैल्शियम और विटामिन डी इनटेक सही से रखें और अपने ईस्ट्रोजन सप्लीमेंट्स को लें और लाइफस्टाइल चेंजेस करें, जैसे कि रोज़ सैर करने के लिए जाएं, रोज़ मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, तो इन चीज़ों से प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस को हम लोग बचा सकते हैं। सेकंड है सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस। अब ये भाई साहब कुछ अलग ही रीज़न से होता है। मतलब इसके रीज़न ये नहीं होते कि आप मेनोपॉज में जा रहे हो या आपकी बॉडी में हार्मोन की डेफिशिएंसी हो रही है या आपकी एजिंग हो रही है, नहीं।
ये इस वजह से होता है कि आप कोई और मेडिसिन ले रहे हो जो कि आपकी बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं होने दे रही। और सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस बुढ़े लोगों में ज़रूरी नहीं है कि मिले, आपको जवान लोगों में भी मिल सकता है जो कि कुछ कुछ पर्टिकुलर मेडिकेशन क्रॉनिकली लेते हैं, जैसे कि थायराइड लोअरिंग मेडिकेशन ले रहे हैं, जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहे हैं बहुत देर से, एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड ले रहे हैं या एंटी सीजर मेडिकेशन ले रहे हैं। अब ये ऐसी मेडिकेशन होती हैं जो लोग पूरी उम्र भी लेते हैं। तो इन मेडिकेशंस के साथ साथ अगर आप कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंट नहीं ले रहे हैं तो डेफिनेटली आपको सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। अब बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में इसके रिस्क फैक्टर पे बात होती है कि ऑस्टियोपोरोसिस का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे आज नर्सेज को पूछूं तो 80% नर्सेज का जवाब होगा जी मेनोपॉज सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है, जो जबकि ये ठीक नहीं है। नो, दिस इज नॉट ट्रू। एवरी मेनोपॉजल वुमेन डज नॉट गेट ऑस्टियोपोरोसिस, बट एवरी अदर वुमेन हु इज स्मोकिंग द सिगरेट could get osteoporosis। जी हाँ, cigarette smoking is the biggest risk factor for osteoporosis। Number 2 is alcoholism। Number 3 is early menopause। तो early menopause जो होता है वो तीसरे नंबर पे आता है, सिगरेट स्मोकिंग, एल्कोहल लेना और फिर कहीं जाके जो अर्ली menopause है वो आएगा। इसके साथ साथ हमारे पास आता है फैमिली हिस्ट्री होना ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस और एज हो जाना ज़्यादा, कैल्शियम और विटामिन डी का इनटेक कम होना, और कई कई रेस ऐसी होती हैं दुनिया में जिनका थिन स्मॉल फ्रेम होता है, जैसे कि जापानीज़ हो गए या जितनी भी साउथ एशियन कम्युनिटीज़ होती हैं, तो उनमें क्या होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा होता है। और वाइट रेस में जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस पाया जाता है क्योंकि इनकी जो स्किन होती है वो विटामिन डी को काफ़ी कम एब्जॉर्ब करती है फ्रॉम द सनलाइट। तो ये इसके रिस्क फैक्टर हैं। तो कभी भी किसी को ऑस्टियोपोरोसिस होता है तो उसमें साइन एंड सिम्टम आपको क्या दिखेंगे। जैसे मैंने बोला कि इनिशियली तो ये एसिम्टोमेटिक ही होता है, आपको बिल्कुल दर्द भी नहीं होगा, कुछ नहीं पता चलेगा, साइलेंटली आपकी जो बोन्स होती हैं वो कैल्शियम लूज करती रहेंगी। फिर धीरे धीरे आपको बैक पेन स्टार्ट होगा जो कि उस टाइम पे होगा जब आप किसी चीज़ को लिफ्ट कर रहे हो या आप बेंड हो रहे हो या आप स्टूप हो रहे हो, तो उस टाइम पे आपको क्या फील होगा, आपकी लोअर बैक में पेन होना शुरू हो जाएगा। फिर धीरे धीरे जो पेन है जब कोई हाथ लगाएगा, पाल्पेट करेगा, तब भी आपको पेन होगा, मियरली पाल्पेशन विल कॉज द पेन। इसके साथ साथ आपकी पेल्विक और हिप पेन होगी, यूजली वेट बेयरिंग जॉइंट्स में पेन होती है। कहने का मतलब ये है प्रॉब्लम्स विद द बैलेंस, तो आप थोड़ा ऐसे लंगड़ा के चलना शुरू कर दोगे, धीरे धीरे डोवागर हम बन जाएगा पीछे क्योंकि आपकी जो वर्टिब्रा है वो इतनी वीक हो चुकी है कि वो मुड़नी शुरू हो गई है, और लोअर थॉरेक्स और लंबर वर्टिब्रा जो है वो डीजनरेट होने शुरू हो जाएंगे। जब आप बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट करोगे तो आपकी बोन मिनरल डेंसिटी काफ़ी लो आएगी और धीरे धीरे इसकी वजह से पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होने शुरू हो जाएंगे। अब इसमें इंटरवेंशंस क्या करनी होती है, देखिए ऑस्टियोपोरोसिस वाले पेशेंट में सबसे बड़ा जो प्रायोरिटी रखनी है दैट इज सेफ्टी। पेशेंट का रूम पूरा उसके लिए सेफ होना चाहिए, उसकी मूवमेंट के लिए सेफ होना चाहिए। पेशेंट की जितनी भी मूवमेंट आप बेड से उतार के कहीं भी करा रहे हो वो सब सेफ होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि पेशेंट के रूम में या उसके घर में कोई हैजार्ड तो नहीं है, जैसे कोई फॉल रिस्क एरिया तो नहीं है, कारपेट नहीं होने चाहिए घर में, उनसे फिसल के या उनमें अटक के गिर सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्लटर या फर्नीचर नहीं होना चाहिए, क्लियर स्पेसेस होने चाहिए क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा क्लटर या फर्नीचर होगा तो उसमें टकराएगा और इमीडिएटली फ्रैक्चर हो जाएगा। इसके साथ साथ जो फ्लोर है वो स्लिपरी नहीं होना चाहिए, बाथरूम जो है उसमें स्लिपरी फ्लोर ना हो, अगर ग्रैबिंग बार लगे हों तो बहुत बढ़िया है क्योंकि टब से उठना होता है तो टब वगैरह जो है उसमें फिसल सकते हैं। इसके साथ साथ जो पेशेंट है अगर वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा है तो उसके साथ में रेलिंग होनी चाहिए ताकि वो सीढ़ियों से ना गिर जाए। और इसके साथ साथ हम लोगों ने पेशेंट को असिस्टिव डिवाइसेस भी देनी है, जैसे केन की हेल्प से वॉक कर सकता है, वॉकर की हेल्प से कर सकता है ताकि उसकी फॉल इंजरी जो है वो कम हो। और हम लोगों ने ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा केयरफुली पेशेंट को मूव करना है, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना है। जब एम्बुलेट करना है तो कोई साथ में होना चाहिए, और पेशेंट को टर्न कभी भी बेड से करना है या बेड से उतारना है तो बहुत ही केयरफुली। और इसके साथ साथ हम लोग कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स भी देंगे, पेशेंट को बोलेंगे कि विटामिन सी इनटेक भी अच्छा रखे, जितनी एक्सरसाइज और मूवमेंट वो खुद कर सकता है उतनी करे। और इसके साथ साथ हम लोग जो हैं अगर HRT पे डालना है, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, तो उसके लिए भी हेल्थ एजुकेशन देंगे। और कई बार आप जो एब्डोमिनल ब्रेस होती है उसको यूज़ कर सकते हो टू इम्प्रूव द पोस्चर एंड टू सपोर्ट द स्पाइन।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑस्टियोपोरोसिस में हम लोग कर सकते हैं। बाकी ऑस्टियोपोरोसिस के लिए बहुत सारी मेडिकेशंस भी आती हैं जो कि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं, तो कभी किसी वीडियो में हम वो भी डिस्कस कर सकते हैं। फिलहाल आज ऑस्टियोपोरोसिस का टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं एंड आई होप आपको ऑस्टियोपोरोसिस अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर आपको ऐसी ही मज़ेदार और वीडियोस देखनी है और पढ़ाई करनी है अपनी अच्छे से और एक अच्छी और इंटेलिजेंट नर्स बनना है, तो नवकिरण नर्सिंग क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि नेक्स्ट चैप्टर की नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाए। थैंक यू सो मच नर्सेस, टेक केयर।